गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग क्या है? हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना। तो यहाँ पर देखेंगे हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए निर्वाचन आयोग होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे निर्वाचन आयोग का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 329 देखेंगे जो कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अनुच्छेद 329 क्या करता था? चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता था, यानी कि चुनाव से संबंधित सारी चीज़ों का जो ब्यौरा है, लेखा जोखा है, मतलब उसका समीक्षा करना है, चुनाव सही हुआ है या गलत हुआ है, सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? निर्वाचन आयोग की। लेकिन क्या होता है, अनुच्छेद 329 का के अंतर्गत जो कि 39वां संशोधन था 1975 में लाया गया के अंतर्गत प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान जो था वो क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। यानी कि उनके चुनाव से संबंधित लेखा जोखा में जो है वो न्यायालय अपना क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है अगर न्यायालय को लगता है तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 329 का। अनुच्छेद 329 कहता था चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगा सकती थी, लेकिन अनुच्छेद 329 में क्या किया गया? प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में ऊपर वाला प्रावधान जो कर दिया गया वो निरस्त कर दिया गया। इस तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है अनुच्छेद 329 का कब जोड़ा गया? तो 39वां संविधान संशोधन था 1975 में किया गया। ये ध्यान रखना है कि कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि 39वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो चुनाव प्रक्रिया संबंधित था। कब आया? 1975 में आया। ठीक है। उसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि यानी कि वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो गाइज हमारे देश का निर्वाचन का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि उसकी रिटायरमेंट की आयु जो है वो 65 वर्ष है। अगर 65 वर्ष पहले हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 65 वर्ष नहीं होती है, मान लो कोई व्यक्ति आपका बन गया 55 साल में, 55 साल में चुनाव आयुक्त तो बन गया, तो वो कब तक बना रहेगा? 6 वर्ष तक बना रहेगा, यानी कि 61 वर्ष के बाद वो हट जाएगा। यानी कि उसका अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 वर्ष हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति पता चला बना है आपका 61 वर्ष की आयु में, तो वो कितने वर्ष रहेगा? वो 4 वर्ष ही रहेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? तो गाइज राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव भी किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। ये देखिएगा मजे की बात, चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसका चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। उसके बाद देखिएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र क्या की गई? देखिए 1989 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी जी, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। तो उन्होंने क्या काम किया? जो आयु हमारे संविधान निर्माताओं ने दी थी कि मतदान की अधिकतम आयु जो होगी वो 21 वर्ष होगी, लेकिन उसे राजीव गांधी जी ने घटाकर क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। यानी कि 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो भी हमारी सरकार बनाने में सक्षम होगा। उससे पहले 61वें संविधान संशोधन से पहले जो कि 1989 में हुआ, उससे पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1988 तक जो भी चुनाव हुए उनमें 21 वर्ष के लोग ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते थे, लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ? 18 वर्ष की आयु कर दी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में निर्वाचित होने का अधिकार और मत का अधिकार
कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, तो ये है आपका विधिक अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। ये संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है, विधिक अधिकार है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। उसके बाद मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के लिए किसी भी दल पर कितने प्रतिशत सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका 10%, कुल का 10% सदस्य जो होना चाहिए वो विपक्षी दल के पास होना चाहिए, तभी उसे विपक्षी दल की भूमिका मिलेगी और एलओपी का पद मिलेगा। वर्तमान में हमारे एलओपी कौन है, राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान लोकसभा में एलओपी कौन है, राहुल गांधी जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया 15 फरवरी 1985 को। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हमारे सांसद विधायक जो थे गाइज एक मेढक की तरह थे, कभी कूद कर इधर चले जाते थे, कभी कूद कर उधर चले जाते थे, कभी इसकी सरकार बनाई, कभी उसकी सरकार बनाई। जब ये देखा गया तो क्या किया गया, एक नया कानून लाया गया, दल बदल निरोधक अधिनियम, जो 15 फरवरी 1985 को लागू हुआ। इस नियम के अनुसार क्या था गाइज, कोई भी व्यक्ति यदि अपना दल बदलता है, मान लो कोई व्यक्ति आज बीजेपी से चुनाव लड़ा और बीजेपी से निर्वाचित हो गया, उसके बाद उसने क्या काम किया, बनने के बाद वो कूदा और वो चला गया कांग्रेस में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो अपनी सदस्यता बचाए रखता था और पार्टी बदल लेता था। लेकिन अब अगर आप पार्टी बदल रहे हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिससे कि उस जब तक ये कानून नहीं था तब तक बहुत सारी सरकारें जो थी वो इसी के अकॉर्डिंग लोग गिरा दिया करते थे कि 4 विधायक इधर चले गए, 4 विधायक कूद कर उधर चले गए। इस तरीके से सरकारें गिरती रहती थी, बनती रहती थी। जो नज़दीकी बहुमत वाली सरकारें होती थी वो अस्थिर सरकारें होती थी, और अस्थिर सरकारों को गिराने का इससे बेहतर तरीका कुछ था नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ होता है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ होता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना से। ये आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं, राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अधिसूचना जारी करते हैं, और अधिसूचना जारी होते ही क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिसूचना किस अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 14 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी कौन करता है, अधिसूचना जारी करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। जैसे ही अधिसूचना जारी होती है वैसे ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और पार्टियां जो होती हैं अपनी चुनाव प्रक्रिया में यानी कि अपना प्रचार में जुट जाती हैं, और सरकारी जो कामकाज होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, जिससे कि कोई चुनाव प्रक्रिया पर कोई फर्क ना पड़े। ऐसे देखिए, अनुच्छेद 325 के अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर चुनाव प्रक्रिया से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर चुनाव प्रक्रिया से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये भारत के चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, या जैन है, या कोई अल्पसंख्यक है, या कोई निचली जाति का है कि ये SC ST जाति का है, ये चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो इस तरीके का ये अनुच्छेद 325 क्या करता है, वो मताधिकार का अधिकार देता है, और लिंग भेदभाव जो भी है उससे कदापि मतलब उससे रोक लगाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आई थिंक आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित जो फैक्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।